नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने अतर्कसंगत क्रियाओं के बारे में बात करी थी और तर्कसंगत क्रियाओं के बारे में बात करी थी। अतर्कसंगत क्रियाओं के बारे में हमने ये समझा था कि इनके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं होता है। ये व्यक्ति विशेष के विशिष्ट मानसिक अवस्था से उत्पन्न होती हैं। यानी अगर कोई व्यवहार हो रहा है समाज में, फॉर एग्जाम्पल सामाजिक निषेध, इन कार्यों को हमें नहीं करना है, या इनके साथ हम मैरिज नहीं कर सकते, या इन जातियों में हमारा विवाह नहीं हो सकता है, ये जो निषेध बना दिए गए हैं, इसके पीछे अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं मिलेगा। बट हाँ, सोसाइटी ने ये रूल्स बना दिए हैं, वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो उस हिसाब से उस पर काम कर रहे हैं। तो ये अतर्कसंगत क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। बट जो तर्कसंगत क्रियाएं होती हैं वो आती हैं तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान यानी समाज शास्त्र के अंतर्गत। समाज शास्त्र के अंतर्गत हम इन क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि इनके प्रमाणिक तथ्य मौजूद हैं। अतर्कसंगत क्रियाएं चूंकि तथ्ययुक्त नहीं है, अनुभव सिद्ध नहीं है, इनके पीछे का लॉजिक कुछ खास प्रमाणिक नहीं है, प्रूफ नहीं है उसके, तो इसलिए हम उसको समाजशास्त्र के अंतर्गत, जो विज्ञान है समाजशास्त्र, उसके अंतर्गत नहीं रख सकते। हालांकि इनका अध्ययन होता विज्ञान के ही द्वारा है, बट जब हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, पैरेटो के सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ तर्कसंगत क्रियाओं के अध्ययन पर जोर देते हैं, ना कि अतर्कसंगत क्रियाओं पर। अब देखो, अतर्कसंगत क्रियाओं के बारे में इनका क्या मानना है कि ये फैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, इनके कोई प्रमाण नहीं होते हैं। बट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि तार्किक रूप से अतर्कसंगत क्रियाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। बट ये ऐसा नहीं है कि बेकार या अनुपयोगी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल सोशल टैबू यानी सामाजिक निषेध की, तो सामाजिक निषेध हो सकता है समुदाय विशेष के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, लाभकारी हो, बट हाँ, किसी दूसरे समुदाय के लिए वही निषेध हानिकारक भी हो सकता है। तो समुदाय विशेष में कोई सामाजिक निषेध अगर पनप रहा है तो वहाँ के समुदाय के लोगों के लिए वो आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सत्य उपयोगी हो और प्रत्येक अंधविश्वास हानिकारक ही हो। मीन्स अंधविश्वास या अतार्किक क्रियाएं जहाँ पे लॉजिक हम नहीं दे रहे हैं, और सत्य यानी तार्किक क्रियाएं जहाँ पे हम लॉजिक दे रहे हैं, जिसके पीछे के फैक्ट हमें पता है, तथ्य पता है, अनुभव हम कर रहे हैं, निरीक्षण द्वारा उसके निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है विशिष्ट चालक, या जिसे अवशेष या रेसिड्यूज बोलते हैं। जिस प्रकार क्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया था पैरेटो ने, ठीक उसी तरह मानव व्यवहार के भी दो पक्ष को उन्होंने बताया है। उनका मानना था कि मानव के व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक स्थिर पक्ष होता है, एक परिवर्तनशील पक्ष होता है। स्थिर पक्ष को हम विशिष्ट चालक बोलते हैं और अस्थिर या परिवर्तनशील पक्ष को हम भ्रांत तर्क की संज्ञा देते हैं। अगर बात करें हम विशिष्ट चालक की, तो पैरेटो का मानना था कि मानव व्यवहार के निर्धारण में प्रेरणाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी प्रेरणाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है तो उस व्यवहार के पीछे मूल कारण क्या होता है, उसकी प्रेरणा, स्रोत क्या है। तो पैरेटो का विशिष्ट चालक जो है वो एक विशेष प्रकार की क्या है, प्रेरणा। और ये जो विशिष्ट चालक है प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं। देखो, मोटिवेशन जो होती है, इंस्पिरेशन जो होती है, वो भी अनस्टेबल होती है, बट ये जो विशिष्ट चालक होते हैं ये प्रेरणाओं से भी अधिक स्थिर होते हैं, इसीलिए इन्हें विशिष्ट चालक बोला जाता है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विशिष्ट चालक मूल प्रवृत्तियाँ और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मीन्स विशिष्ट चालक मूल प्रवृत्तियाँ या भावनाएं नहीं हैं, ये सिर्फ उसका एक्सप्रेशन है। अगर इंसान की कोई भावना है या एक उसका नेचर है, वो आपको कैसे समझ में आ रहा है, उसके एक्सप्रेशन से। अगर कोई इमोशनल है या वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, ये कैसे आपको पता चल रहा है, उसके बिहेवियर से। तो विशिष्ट चालक जो हैं वो इन मूल प्रवृत्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं, एक्सप्रेशन है वो। तो ये लाइन अक्सर पूछी जाती है कि विशिष्ट चालक के बारे में कौन सा कथन सही है, जहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा कि विशिष्ट चालक मूल प्रवृत्तियाँ और भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं या नहीं। तो आपका आंसर होगा है। पैरेटो ने लगभग 50 विशिष्ट चालकों की चर्चा की है, पर
उन्हें समझने के लिए उन्हें मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सम्मिलन के विशिष्ट चालक, दूसरा है समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक, बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक, और सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक, व्यक्तित्व के संगठन से संबंधित विशिष्ट चालक और काम संबंधी विशिष्ट चालक। तो ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विशिष्ट चालकों की कितनी श्रेणियां विभाजित की गई हैं या कितनी श्रेणियां पैरेटो ने बताई हैं, तो वो 6 हैं। देखो, सबसे पहला जो विशिष्ट चालक है सम्मिलन के विशिष्ट चालक। ये जो सम्मिलन के विशिष्ट चालक है परस्पर समान तथा विरोधी तत्वों को मिलाने वाली प्रेरणाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपने में अगर आप सपने में तितली देख रहे हो या कोई फूल देख रहे हो तो आप उससे ये अर्थ निकालोगे कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ये शुभ शगुन है। तो ये समान तरह के तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया है। और जब आप बात करते हो जादू टोने या काले जादू की, कि अगर आपने गुड़िया पे जादू करके किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लिया है, इसे सुई चुभोगे तो उस व्यक्ति को दर्द होगा, इसे मारोगे तो उसे दर्द होगा, तो ये जो है विरोधी तत्वों को मिलाने की एग्जाम्पल है। तो सम्मिलन के जो विशिष्ट चालक है वो ऐसी प्रेरणाएं होती हैं जहाँ पे हम कोई ना कोई उल्टा सीधा तर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो सिमिलर चीज़ें हैं उनसे अलग तर्क निकाल लेंगे, जो विरोधी तत्व हैं उनसे अलग अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार के विश्वासों का कोई तार्किक आधार नहीं होता है, ये बस जान लो वास्तविकता पे पर्दा डालने का काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक की। देखो, जब हम बात करते हैं समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक की, तो ये वे प्रेरणाएं होती हैं जो मनुष्य के पारस्परिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करती हैं, मनुष्य एवं स्थानों के बीच संबंधों को स्थायित्व प्रदान करती हैं। जैसे कि अगर आप अपने गांव को बोल रहे हो कि मैं इस गांव का व्यक्ति हूँ, या मैं इस जिले का व्यक्ति हूँ, या मैं इस राज्य का व्यक्ति हूँ, या मैं इस देश का व्यक्ति हूँ, तो आप यहाँ अपना और अपने स्थान जहाँ से आप संबंधित हो उसके बीच स्थायित्व प्रदान कर रहे हो। या अगर आप जीवित और मृत व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करते हो, जैसे समाधि स्थल होते हैं, राजघाट हो गया महात्मा गांधी का समाधि स्थल, या अन्य जो भी जगहें हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जीवित लोगों का मृत व्यक्तियों के साथ संबंध या स्थायित्व प्रदान किया जाता है उनके बीच के संबंधों में। समूह के स्थायित्व के जो विशिष्ट चालक होते हैं वो हमें अपने परिवार, नगर, देश, प्रजाति या ऐसे सदस्य जिन्होंने उनके देश या उनके राज्य या उनके क्षेत्र में योगदान दिए हैं उनके प्रति हमारे संबंध को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और महान व्यक्तियों से अपना संबंध बनाए रखने के लिए महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं। तो समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक क्या हैं? समूह के साथ आपका कनेक्शन बताते हैं। नेक्स्ट है बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, बाह्य क्रियाओं द्वारा आपकी जो भावनाएं हैं उनको आप अगर प्रकट कर रहे हो तो वो बाहरी क्रियाओं द्वारा जब करोगे तो कौन से विशिष्ट चालक के अंतर्गत आएगा? बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। उदाहरण, पूजा पाठ अगर आप कर रहे हो या आंदोलन या विद्रोह कर रहे हो तो ये किस प्रकार से आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जब आप पूजा पाठ करते हो, प्रार्थना करते हो, तो धर्म से संबंधित जो आपकी भावनाएं हैं उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर कहीं आंदोलन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह देखते हो आप आए दिन, तो वो क्या है? दासता या बंधन से मुक्ति पाने की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति है। जब आप बाहरी क्रियाओं द्वारा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो कौन से विशिष्ट चालक के अंतर्गत आएगी? इस विशिष्ट चालक के अंतर्गत आएगी। और अगला है सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक। ये विशिष्ट चालक, ये प्रेरणाएं समाज में एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए आपको जो कार्य, जो व्यवहार, जो रीतियाँ अपनानी चाहिए उनके बारे में आपको बताता है। कहाँ पे आपको गुस्सा होना है, कहाँ पे आपको प्रेम दिखाना है। तो सामाजिकता से संबंधित विशिष्ट चालक मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? सामाजिक एकरूपता को उत्पन्न करने वाले और सामाजिक संगठन को दृढ़ करने में सहायक होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। व्यक्तित्व के संगठन के विशिष्ट चालक, ये समाज के बारे में बात करता है। ये व्यक्तित्व, ये सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। ये एक सोसाइटी के एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसके अंदर जितने भी गुण हैं उनमें से कौन कौन से गुण उस समाज के साथ सही रूप में संतुलन बना रहे हैं। मतलब ये विशिष्ट चालक हमें व्यक्तित्व के जो विभिन्न बिखरे हुए तत्व हैं उनको
एक साथ बटोरने और व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देते हैं। और लास्ट विशिष्ट चालक क्या था? काम संबंधी विशिष्ट चालक। इस श्रेणी के अंतर्गत वे प्रेरणाएं आती हैं जो कि काम वासना से संबंधित होती हैं। तो शॉर्ट में हमने विशिष्ट चालकों के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं पैरेटो के भ्रांत तर्क के बारे में। भ्रांत तर्क की जो अवधारणा है, इसका तात्पर्य क्या है? अभी हमने बात करी थी मानव व्यवहार के स्थिर पक्ष और अस्थिर पक्ष। स्थिर पक्ष विशिष्ट चालक के अंतर्गत आते हैं और अस्थिर पक्ष क्या है? भ्रांत तर्क। पैरेटो का मानना था कि जब कोई क्रिया हो रही है समाज में, वहाँ पे करने वाला उस क्रिया को यानी कर्ता अपनी समझ में या अपने दृष्टिकोण से अपने व्यवहार की यथार्थता या औचित्य को बड़े ही तार्किक ढंग से प्रस्तुत करता है, परंतु वे वास्तव में न सत्य होते हैं ना ही उचित। वे भ्रांत तर्क कहलाते हैं। चूंकि भ्रांत तर्क के पीछे ना वास्तविकता होती है, ना उसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है, इसीलिए भ्रांत तर्क वैज्ञानिक नहीं होते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।